कोरोना काल में पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े दानवीर जमशेदजी टाटा ने तो आज से 125 साल पहले ही इस राज को जान लिया था। आप पूछेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही की रिपोर्ट। भारत में सभी धर्मों में दान करने पर बहुत जोर दिया गया है। हमारे यहाँ तो दान को सीधे सीधे पुण्य से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि दान करोगे तो स्वर्ग जाओगे। दुनिया के सबसे बड़े दानवीर जमशेदजी टाटा ने 7.60 लाख करोड़ रुपए का दान किया और वसीयत में लिखा कि उनके दाह संस्कार में 2000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किए जाएं। आज हम बिल गेट्स से लेकर बेजोस और अजीम प्रेमजी से लेकर अंबानी का नाम सुनते हैं, लेकिन जमशेदजी टाटा ने तो 1904 में अपनी मौत से पहले ही 7.60 लाख करोड़ रुपए का दान कर दिया था, जिसे उनकी मौत के 117 साल बाद भी कोई छू नहीं पाया है। वैसे कोरोना काल में जिस तरह से एक बेहतर स्वस्थ सुरक्षित दुनिया के लिए पैसा दिया गया, वो जमशेदजी की परंपरा को सिलसिले का रूप देता है। WHO फाउंडेशन ने 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जिससे गरीब अर्धविकसित देशों में कोरोना पीड़ितों को दवा से लेकर टीका पहुंचाया जा सके। बिल और मेलिंडा गेट्स ने 2224 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए दिए। ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने $1 बिलियन यानी 7,414 करोड़ का फंड बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा 110 करोड़ रुपए भारत की 3 NGO को दिए जो कोरोना के क्षेत्र में काम कर रही हैं। बिल एकमैन ने 19,277 करोड़ का कोरोना रिलीफ फंड बनाया। जेफ बेजोस ने कोरोना की जांच में तेजी लाने संबंधी तकनीक पर 148 करोड़ का निवेश किया। अजीम प्रेमजी ने 979 करोड़ रुपए का दान कोरोना से उबरने के लिए दिया। मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ रुपए PM केयर फंड को दिए। गौतम अडानी ने इस कोष में 114 करोड़ का योगदान दिया। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने 196 करोड़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए दिए। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने ये मान लिया है कि विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च किया जाना जरूरी है अगर दुनिया को बेहतर बनाना है। लेकिन जमशेदजी ने तो 125 साल पहले इस पर काम करना भी शुरू कर दिया था। जमशेदजी ने 1892 में JN टाटा दान योजना की शुरुआत की और उच्च शिक्षा पर जोर दिया। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वालों को स्कॉलरशिप दी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए 30 लाख रुपए दिए। लंदन के एक अस्पताल को भारत के लिए महिला डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए 1889 में 100 पाउंड स्टर्लिंग दिए। अपनी वसीयत का 1/3 हिस्सा यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस रिसर्च के लिए छोड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील बनाई। एशिया का सबसे बड़ा होटल ताजमहल पैलेस बनवाया। अपनी मौत से ठीक पहले 1904 में रूसी जापानी युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाओं और बच्चों को 3000 रुपए टाटा कंपनी से और 2000 रुपए अपनी जेब से दिए। हमारे यहाँ मुगलों और महाराजाओं के काल में महल, किले, मंदिर, मस्जिद बनाने पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन जमशेदजी ने बड़े कारखानों पर जोर दिया। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने कारखानों, उच्च शिक्षण संस्थानों को आधुनिक भारत के मंदिर बताया था। लेकिन पंडित नेहरू से 50-60 साल पहले ही जमशेदजी ने इसे पहचान लिया था। पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। पूत अगर कपूत है तो सारी संपत्ति उड़ा देगा, पूत अगर सपूत है तो संपत्ति खुद इकट्ठी कर लेगा। इस कहावत को दुनिया भर के दानवीर बड़ा महत्व देते हैं। पश्चिम के देशों में तो बेटों बेटियों के लिए 10% से ज्यादा संपत्ति नहीं छोड़ी जाती। कोई फाउंडेशन बनाकर पैसा दान करता है तो कोई किसी अन्य जरिए से। यही वजह है कि जमशेदजी के बाद दूसरे नंबर पर दानवीर बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स आते हैं 5.53 लाख करोड़ के दान के साथ। तीसरे नंबर पर हेनरी वेलकम आते हैं 4.21 लाख करोड़ के साथ। अफसोस पहले 10 में एक भी भारतीय नहीं है। 22वें नंबर पर अजीम प्रेमजी जरूर आते हैं। कबीरदास जी कह गए हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इस छोटे से दोहे में जिंदगी का सारा सार छुपा है, जिसे जमशेद जी ने पहचान लिया था, समझ लिया था। विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात करके देश के लोगों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव के लोगों से बात भी की जो भ्रम में पड़कर वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे। आखिर कैसे एक ग्रामीण से बातचीत के जरिए प्रधानमंत्री ने वैक्सीन से जुड़े भ्रम को दूर किया और वैक्सीनेशन के लिए तैयार किया, आप भी देखिए। हेलो, नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे, ग्राम पंचायत डुलारिया, भीमपुर ब्लॉक। राजेश जी, मैंने फोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है। सर, यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अभी लोग बीमार नहीं है। जी। गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं गांव में? गांव में 462 पुरुष है और 332 महिलाएं। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएपों पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी, सब पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी। मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी। और राजेश, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। जी। जी। तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए। और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है। कारण यही सर, कुछ लोगों ने ऐसी गलत अफवाह फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए। उसका उदाहरण देते, जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना, बुखार से और बीमारी फैल जाना, मतलब आदमी की मौत हो जाना, यहाँ तक के वो अफवाह फैला। हो। देखिए, आज तो इतने रेडियो, इतने टीवी, इतनी सारी खबरें मिलती हैं और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी। कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। आज कश्मीर के इस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। नागालैंड के भी 3 गांवों के बारे में मुझे पता चला कि वहां भी सभी लोगों ने 100% टीका लगवा लिया है। जी। जी। राजेश जी, आपको भी अपने गांव, अपने आसपास के गांव में ये बात पहुंचानी चाहिए। और आप भी जैसे कहते हैं, भ्रम है, बस ये भ्रम ही है। जी। जी। तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको खुद को टीका लिखा करके समझाना पड़ेगा सबको। करेंगे ना आप? जी सर। पक्का करेंगे? जी सर। जी सर, आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना। अगर आप में से भी कोई भ्रमित है तो वो देर ना करे, जल्द से जल्द टीका जरूर लगवाए। देश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की सुध लेने में सरकार ने मीडिया में डंका बजाने में कोई देरी नहीं की। क्या केंद्र, क्या राज्य सरकारें तरह तरह के नामों से
इन बच्चों के लिए योजनाओं का ऐलान कर दिया गया, लेकिन राहत ने नाम पर ज्यादातर के पास अब तक कोई रकम नहीं पहुंची। उत्तराखंड में टिहरी जिले के एक ऐसे ही परिवार के हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता अजातिका सिंह ने। 2017 में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। अब जो है इनके मम्मी भी चली गई। केवल ड्राइवर था मैम, एम्बुलेंस के अंदर कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था। मैं 12th में हूँ और मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों को हमारे बीच से छीन लिया। ऐसे में उन बच्चों की मुश्किलें, तकलीफें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई जिनके माता और पिता दोनों कोरोना की इस लहर में चले गए। ऐसे ही एक परिवार से मिलने एबीपी न्यूज़ की टीम उत्तराखंड पहुंची है और हमारे साथ एक परिवार है जहां पर 3 बच्चे आपको फिलहाल तस्वीरों में दिखाई देंगे। माता की मृत्यु कोरोना काल में करीबन 1 महीने पहले हुई है और अब उनकी देखभाल उनके ताऊजी कर रहे हैं। ये जो हादसा है बेहद दुखद है आपके पूरे परिवार के लिए। कब हुआ, क्या परिस्थितियां थीं, क्यों नहीं बचाया जा सका? जब उनको कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव आ गई। जब पॉजिटिव आ गई तो 1-2 दिन के लिए उनको अलग आइसोलेट किया, तो तब वो घबरा गई। जब तबीयत खराब हुई उनकी तो हमने वहाँ एम्बुलेंस के लिए वो किया। एम्बुलेंस तो आई लेकिन उसके अंदर सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। आप लगातार उनका ध्यान रख रहे थे, आप ही अस्पताल से भी लगातार बातचीत कर रहे थे? जी मैम, मैं ही कर रहा था। ऐसे में आपके लिए भी बड़ा मुश्किल रहा होगा, मम्मी का भी ध्यान रखना है, अपने छोटी दोनों बहनों का भी ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रख रहे थे? कैसे आपने अस्पताल से कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे बातचीत की? बड़ा भाई था साथ में, भाई ने करवाया। मैं घर में था, भैया ही बाहर से दवाई वगैरह ला रहा था। मम्मी कह रही थी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है? मैम इतना तो कुछ नहीं था, जब यहाँ से मैं लेके गया तभी हुई रास्ते में। जी मैम। पढ़ाई अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छी। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? डॉक्टर। मैं 12th में हूँ और मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। पढ़ाई अच्छी लगती है आपको? आगे पढ़ाई करना चाहते हो आप? जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, जब कोरोना पॉजिटिव आई थी, तो फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि इन्हें आइसोलेट कर दो। ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी उनकी 3 तारीख को मई में। जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो मेरे छोटे वाले भाई ने फ़ोन किया एम्बुलेंस के लिए, तो हमें 1-1.5 घंटे तक पहले एम्बुलेंस ही नहीं मिली। फिर वो बोलते रहे कि अभी एम्बुलेंस आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टाला मटोली करते रहे मैम। फिर उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस भेजी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर आधा ही था मैम, उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, लीक हो रही थी, क्या हो रही थी ये हमें नहीं पता। दूसरी चीज़, एम्बुलेंस में ना कोई डॉक्टर की टीम थी, ना कोई नर्सिंग स्टाफ था मैम। अनाथ बच्चों से और उनके ताऊ और करीबियों से मिलने का काम तो पूरा हो गया, लेकिन इन बच्चों तक अब तक राहत क्यों नहीं पहुंची, ये जानने के लिए हमने रुख किया इलाके के विधायक धर्म सिंह नेगी के करीबी और जिले में बीजेपी के महामंत्री भूपेंद्र चौहान के पास, जिन्होंने बातचीत में सरकार की असली नीयत साफ कर दी कि अभी और वक्त लगेगा। सरकार ने जो वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने जो शुरू की है, उसमें परिवार का चाहे माताजी की डेथ हुई हो या पिताजी की डेथ हुई हो, दोनों में से किसी की भी डेथ हुई हो तो उसका लाभ उस परिवार को दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, कहना है भूपेंद्र चौहान जी का। साफ तौर पर ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि डेटा जिस तरीके से फाइनल कलेक्ट कर लिया जाएगा, लोगों को राहत भी जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, उत्तराखंड। तो योजनाओं का ऐलान तो बढ़ चढ़कर किया जाता है, लेकिन होता क्या है वाकई में, हकीकत क्या है, वो इस रिपोर्ट में आप देख रहे थे। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना अब हर रोज की बात हो गई है और रोजाना ये आम लोगों का तनाव भी बढ़ा रही है। पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। बिहार में इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद कहीं बाइक को कंधे पर उठाकर हुआ विरोध, कहीं महिलाओं ने महंगाई चालीसा गाकर किया प्रदर्शन। तो कहीं पर खाली ड्रम का झूला बनाकर दर्ज कराया अपना विरोध। बिहार के वैशाली जिले में
भगवानपुर में ये आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन था। बिहार में पेट्रोल की कीमत 100 से पार हो गई है, साथ ही महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, जिसके विरोध में आरजेडी ने प्रदर्शन किया। क्या कर दिया आप? महंगाई रोकने चले थे और महंगाई बढ़ा दिए। बाहर सरकार, बाहर मोदी जी, बाहर अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी कहाँ चले गए? थोड़ा दाम बढ़ गया था कांग्रेस के राज में तो धरना पर बैठ गए थे, आज कहाँ चले गए? दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों को परेशान किया हुआ है, जिसे मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकारों पर हमले कर रही हैं। लगातार बढ़ रही कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुंबई में पेट्रोल आज 34 पैसे महंगा हो गया, लोग खासे परेशान दिख रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल 96 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल पर लीटर के जो दाम हैं आसमान छूते नजर आ रहे हैं। कल 104 रुपए 22 पैसा जो था कल का दाम था और आज आप देख सकते हैं कि 104 रुपए 62 पैसे ये जो इसका रेट हो चुका है पर लीटर, यानी कि फिर से आज जो है कुछ पैसों से इसकी बढ़ोतरी हुई है। वहीं जो डीजल का रेट है 96 रुपीज एंड 22 पैसा इसका रेट हो चुका है, यानी कि दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल का पैसा है वो बढ़ता जा रहा है, पर लीटर बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली का भी है। यहाँ पेट्रोल की कीमतों में 24 पैसे और डीजल की कीमतों में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल 88 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। कीमतों के साथ साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। हम आपको बता दें कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 24 पैसे और 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद से आप देखिए पेट्रोल की कीमतें हैं 98 रुपए 46 पैसे। इस तरह से धीरे धीरे करके जिस तरह से हर रोज़ कभी 25 पैसे कभी 35 पैसे करते करते अब पेट्रोल जो है वो जल्दी ही 99 तक पहुंच जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और वो दिन दूर नहीं है जब बाकी जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों जैसे दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमतें 100 के पार पहुँच जाएंगी। एक कोरोना का संकट, दूसरा काम धंधों में कमी और तीसरा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें। अब सवाल ये है कि आम आदमी करे तो क्या करे? कमाई के साधन सीमित हो चुके हैं, ऊपर से महंगाई कमर तोड़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।